नमस्कार। फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ, आपका अपना देश हित में, जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला आपका रविंद्र जैन। क्या करें, चर्चा चलती है एक पिक्चर की, संभाजी महाराज कितने बड़े योद्धा थे, छत्रपति शिवाजी महाराज कितने बड़े योद्धा थे, पृथ्वीराज चौहान कितने बड़े योद्धा थे, महाराणा प्रताप कितने बड़े योद्धा थे। लेकिन 1947 के बाद से ये गाथाएं और इनके इतिहास को लुप्त कर दिया गया। जो जानकारियां देनी चाहिए वो जानकारियां लुप्त कर दी गई। आज छावा पिक्चर के जरिए इस चीज़ को उजागर किया गया, लोगों को समझ में आया कि किस तरह के थे संभाजी महाराज और कैसे योद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने सिर्फ अपने साम्राज्य के लिए, वतन के लिए खुद को आगे करके प्रजा को, साम्राज्य को न तो हारने दिया और बचाने का काम किया। लेकिन इतनी पिक्चरें बनेगी इस तरीके की, उससे फ़ायदा किस तरह पहुंचा सकते हैं, इन नेताओं को किस तरह समझा सकते हैं, और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जो देश से गद्दारी कर रहे हैं उनको किस तरह हम ढाल सकते हैं, ये समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा। इतना ज़रूर बता देते हैं कि पहले भी गद्दार थे और आज भी गद्दार हैं, पहले भी लुटेरे थे, आज भी लुटेरे हैं। और आसपास, हमारे आसपास डिपार्टमेंट के अंदर, सत्ता पक्ष के अंदर गद्दारों का कहीं ना कहीं मेल जोल, तालमेल जैसे पहले था और ऐसे आज भी है। मज़े की बात तो ये है और सीखने की बात है और बेहद शर्मनाक विषय है ज़्यादातर नेताओं के लिए, जो ये बात करते हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लेते हैं, लेकिन उनसे काम कुछ नहीं किया जाता। देखिए, सबसे पहला विषय, पुराने राजाओं में क्या था। पुराने राजाओं में एक बहुत बड़ी ताकत थी जो खुद को आगे करते थे, क्योंकि वो बाहुबली थे, एक साम्राज्य के सच्चे प्रेरणादायक रक्षक थे। तो कितने अच्छे थे हमारे पुराने राजा, जो अपने बाजू पे, अपने बलबूते पर साम्राज्य को एक साथ लेकर चलते थे और दुश्मनों को छक्के छुड़ाने का काम करते थे। लेकिन आज के नेता क्या करते हैं, वो नेता में, किसी भी नेता में, कोई भी रहने दो, किसी भी पद पे बैठे हो रहने दो, उनमें दम ही नहीं है, उनमें बिल्कुल दम नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, वो 60-60 किलो की तलवारें उठा लेते थे और जंग के मैदान पे हज़ारों में भारी पड़ते थे। और ये नेता क्या करते हैं, इनका एक ही तरीका है, बोतल लेके पड़े रहो, बाहर में नाचते रहो। ये इतने बुज़दिल और कायर हैं, इनको शर्म नहीं आएगी। मैं नहीं समझता उनको शर्म आएगी, क्योंकि 1947 के बाद से कोई भी ढंग का नेता इस नेतागिरी में प्रदर्शन नहीं कर सका, सिवा अय्याशी, लूट और वसूली के। उन्होंने पूरे साम्राज्य का नुकसान करने का प्राप्त किया है। देखिए, जो इमारतें पहले बन गई, पहले के किले, पहले की विरासतें जो बन गई वो बन गई। क्यों? कि वो प्यार करते थे अपने प्रांत से, अपने देश से, अपनी जनता से। लेकिन आज एक सड़क ढंग से नहीं बनाई जाती है, बस लूटने का काम है। आज बम्बई शहर की हम बात करते हैं, आर्थिक नगरी, इतना पैसा बम्बई बीएमसी में आता है, उसके बावजूद ना सड़क का ठिकाना है और ना जो सफाई व्यवस्था है उसका ठिकाना है। हर जगह पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जो गैर कानूनी लोग हैं वो भारत को गंदा करने में तुले हुए हैं और बम्बई पर कब्जा करने की प्लान करते हैं फेरी वालों के रूप में। और इसमें जिम्मेदार कुछ सत्ता पक्ष, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग पूरा उनको सपोर्ट करते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, हिंदू लड़कियों से शादी कराना, ये सब इनके खून के अंदर मौजूद है। जांच का विषय पर जांच करेगा कौन? आम आदमी को तो ये मरवा देते हैं, टपकवा देते हैं, क्योंकि खून में जब गंदगी होगी। देखिए, एक बात और हम बता देना चाहते हैं, नेताओं सुन लो, मुगलों ने हमेशा धोखा किया और धोखे से वार किया, बल्कि सच्चा हिंदुस्तानी तो कह के, जगह दे के और मुंह पर बोलकर और जगह स्थान बताकर वार करता है। इसीलिए हिंदुस्तानी का एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि वो कह के वार करता है, पीठ पीछे गद्दारी नहीं करता है। लेकिन हमारे नेताओं में ये गद्दारी है। ज़्यादातर गद्दार नेता है हमारे देश के, जो अय्याश है, वो कहीं ना कहीं मुगलों से जुड़े हुए हैं, उनके खून में ही गद्दारी है। जैसे कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा या कोई सही बात बताएगा, जो जनता के हित में बात करेगा, जो सच्चा देशभक्त होगा, उसे मरवा देंगे, क्योंकि इनकी अय्याशी बंद हो जाएगी, उन्हें डर लगता है। देखिए, आज भी होता है,
कई लोगों को मरवा देते हैं, लेकिन उसका खुलासा नहीं होता है। जांच एजेंसियां सिर्फ जांच एजेंसियां जांच करती रहती हैं, फाइलें बंद हो जाती हैं, किस्सा ख़त्म। और आम आदमी गलती करेगा तो उसको उठा के अंदर डाल देंगे। तो ये नेताओं की कायरता, इनको ये समझ में नहीं आता है कि जवाब तो ऊपर देना पड़ेगा, ऊपर तारीख नहीं मिलेगी, फैसला करना पड़ेगा। ऊपर वाला बहुत अच्छा है, ऊपर वाला पूरा खानदान मिटा देगा, वंश के वंश मिटा देगा। देखिए अकबर गया, खिलजी गया, बाबर गया, औरंगजेब गया, सबका सत्यानाश हो गया, कैसी बुरी दशा हुई। और आज भी यही हाल है इनका, उनके नाम पर लोग थूकते हैं। लेकिन हमारे भारत के कुछ राजनेता, नेता, सत्ताधारी, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, वो उन्हीं से मिले हुए हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं शासन क्या होता है, उन्हें खाने से मतलब है, नाचने से मतलब है, दारू से मतलब है, बोतल से मतलब है, याशी से मतलब है। अपने साम्राज्य को कैसे बचाया जाए, कैसे सहाया जाए, कैसे सफाई सुथरा रखा जाए, कैसे गर्दुलों से मुक्त किया जाए, कैसे पाकिस्तानी बांग्लादेशी टुल्लों से भगाया जाए इनको यहाँ से। लेकिन नहीं, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। जड़ जमीन जोरू में ये नाचने वाले शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग मुंबई का विनाश करने पर तुले हुए हैं। बस कंप्लेंट कराए जाओ, हम कंप्लेंट कराए जाएंगे, वो 2 दिन काम करेंगे, फिर वापस से बैठ जाएंगे। इनकी आंखें नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है। देखिए, मैं मुंबई हाई कोर्ट से निवेदन करता हूँ, आप हंटर चलाइए शासन प्रशासन के ऊपर, क्योंकि ये आपकी आवाज़ सुनते ही नहीं है और आपके आदेश की तो धज्जियाँ उड़ाते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था माननीय हाईकोर्ट, मैं आपको बता तो नहीं सकता हूँ, समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको ये जानकारी दे सकता हूँ कि आपके कोई भी आदेश का पालन ये लोग नहीं करते हैं। यहाँ के नेता हों, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हों, 2 दिन कार्रवाई होती है, फिर मनमानी करते हैं, क्योंकि आपके आदेश का कोई कीमत नहीं। कीमत है पैसे का, माल का, जो इन्हें बार में लुटाने को चाहिए, नाचने को चाहिए और बुलबुल को देने को चाहिए, बुलबुल को पैसा देने को चाहिए। इसलिए ये गैर कानूनी काम में भागीदारी है। इतनी सारी एजेंसियां मुंबई के अंदर, चलिए महाराष्ट्र की बात तो बाद में करेंगे, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, मुंबई नहीं संभल रहा है नेताओं से। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल देखो, वहाँ फेरी वाले इतने बैठे हुए हैं कि जिसका कोई गिनती नहीं। पूरा फुटपाथ खा गए, जो पोस्ट ऑफिस का फुटपाथ है पूरा खा गए। और डीसीपी ऑफिस 1 जोन 1 ठीक सामने। आप इंक्वायरी कराइए, कभी चर्चगेट पे बैठ जाएंगे, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की बुहारी में बैठ जाएंगे। 2 दिन कार्रवाई होगी, बस हम चिल्लाते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, इनके लिए काम करते रहेंगे। 2 दिन कार्रवाई होगी, वापस से बैठा देंगे। तो देखिए, फेरी वालों का कहना है कि शासन प्रशासन में अय्याश लोगों का खर्चा हम देते हैं। 300 रुपये रोज़ एक फेरी वाला, 400 रुपये रोज़ एक फेरी वाला, ठेले वाला, इस तरह करोड़ों रुपए हम अय्याशी के उनको देते हैं। उनके शौक पूरे होते हैं, इसीलिए कोर्ट के आदेश की कोई वैल्यू नहीं है। यही कोर्ट है, यही कानून है और यही सत्ताधारी नेता है। तो देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ कि कम से कम इज्जत बचा लीजिए, महाराष्ट्र की इज्जत बचा लीजिए, इस कम से कम मुंबई की इज्जत बचा लीजिए। जो फेरी वाले दम भरते हैं कि कोर्ट के आदेश की कोई वैल्यू नहीं, और कोई सीएम भी क्यों ना होने दो, हम नीचे के लोगों को पैसा देते हैं 300 रुपये पर फेरी वाला, जो इनके अय्याशी में रात को मौज करने के लिए काम आता है। वो ना तो सत्ता देगी, ना इनकी नौकरी देगी 300 रुपये रोज़, क्योंकि जो उनको तनख्वाह मिलती है वो तो घर में चली जाती है। इसीलिए ये अय्याश एक तरीके के ड्रग्स ही हैं। जो ड्रग्स का नशा होता है, इसी तरह ये अय्याशी का नशा है। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। लुटिया डूब जाएगी। ये महाराष्ट्र को खराब करने पे तुले हुए हैं। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग ज़्यादातर 99% अपने कर्तव्य का खुलेआम सौदा करते हैं। आज स्थिति बम्बई की ऐसी हो चुकी है कि जितनी बीएसटी की बसें नहीं, उतने पानी के टैंकरों से भर चुका है मुंबई। और ये सब पानी माफिया टैंकर नेताओं के, शासन प्रशासन में बैठे हुए ये फुटकर नेताओं के हैं, जो बड़े वसूलीबाज हैं, ड्रग्स माफियाओं के एक बॉस हैं, किंग है। ऐसा हाल कर दिया है मुंबई का, लोगों को चलने को जगह नहीं है, फुटपाथ पर अवैध कब्जे हैं, पानी माफिया जगह जगह घूम रहे हैं। ये बीएमसी में बैठे हुए दलाल हैं, शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ दलाल हैं, जो मुंबई की छवि को खराब कर रहे हैं, मिशन वसूली पूरा कर रहे हैं। कोई हाई कोर्ट की वैल्यू नहीं करता है, और जब हाई कोर्ट की वैल्यू नहीं होती है तो मुख्यमंत्री को भी लोग कुछ नहीं समझते हैं। तो मुख्यमंत्री से विनती करता हूँ, आप योगी स्टाइल में आ जाइए, आप योगी स्टाइल में आ जाइए, इस पवित्र भूमि को बचा लीजिए, मुंबई महाराष्ट्र को बचा लीजिए,
और कठोर से कठोर कदम उठाइए। सत्ता तो आती रहेगी, जाती रहेगी। एक संभाजी पिक्चर से कुछ तो सीख लीजिए। खाली बातें करने से काम नहीं होता है। हर नेता सिर्फ बातें करता है। मैं जानता हूँ शासन प्रशासन में कैसे लोग बैठे हुए हैं जो अपना पेट भर रहे हैं, पेटियां भर रहे हैं, अरबों रुपए लूट कर इकट्ठा कर रहे हैं। ये मरने के बाद किधर ले जाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन शासन रहेगा तो हम रहेंगे, देश रहेगा तो हम रहेंगे, ये संस्कृति बचेगी तो हम बचेंगे, हमारा साम्राज्य बचेगा। योगी स्टाइल में एक बार उतर जाइए, 2, 5, 15 को फांसी दे दीजिए, गोली से उड़ा दीजिए, फांसी पर बीच चौराहे पर लटका दीजिए। इससे कम से कम 10 साल महाराष्ट्र का मुंबई शहर सुधर जाएगा। यहाँ से वसूली बंद होगी, ड्रग्स के कारोबार बंद होंगे, लूटना बंद किया जाएगा, वसूली के कारोबार, अवैध कारोबार, मिलावट के धंधे, ड्रग्स माफिया सब खत्म हो जाएंगे। वरना आपका अगर हंटर नहीं चला तो इनको आपके नीचे के लोग, आपके आसपास के लोग इनके ऊपर हाथ रखते रहेंगे और मुंबई का पूरा ढांचा बिगाड़ देंगे। मुगलों से मुंबई को पटा देंगे। यहाँ पर बांग्लादेशी पाकिस्तानियों का अड्डा जमाने वाले आपके शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग बहुत बड़ा हफ्ता खाते हैं और उन्हें सब कुछ व्यवस्था करके देते हैं। ये दादागिरी, गुंडागिर्दी पाकिस्तान में नहीं कर सकते लेकिन भारत में करते हैं। पाकिस्तान में जूते खाते हैं, जब भारत आते हैं तो गुंडागिर्दी भारत के लोगों पर गुंडागिर्दी करते हैं। तो कितना शर्म का विषय है कि भारत का एक हिंदू भारत में सुरक्षित नहीं है। और ये नेताओं की कायरता का सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक हिंदू अगर बोलता है तो उसे फंसा देते हैं शासन प्रशासन के लोग मिलकर, और एक अगर मुल्ला बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, उससे मोटी रकम ली जाती है और उसे छोड़ दिया जाता है, वो शेर बन जाता है। हिंदुओं को लूटकर शासन प्रशासन को पैसे देने वाले ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोग ये भारत को, मुंबई को फिर से कमज़ोर करने का प्लान कर रहे हैं। और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग बोतलों पर झूम रहे हैं, बोतलों में झूम रहे हैं। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, उस बुलबुल को नचाने में लगे हुए हैं और अपने देश का सौदा करने पे लगे हुए हैं। पाकिस्तान चला गया हाथ से, बांग्लादेश चला गया, और कितने टुकड़े करोगे इन गद्दारों, इस सत्ता पर बैठे हुए कुछ लोगों, शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ गद्दारों। मुझे लगता है आपके अंदर देशभक्ति नहीं, आपके अंदर पाकिस्तानी खून होगा, आपके अंदर बांग्लादेशी खून होगा, आपके अंदर मुगलों का खून होगा। ये बात 100% मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ। इसलिए बड़े बड़े रैकेट चल रहे हैं मुंबई के अंदर। पानी टैंकर माफियाओं ने मुंबई को घेर रखा है, गली कूचों में फेरी वालों का कब्जा है, झोपड़ी बना रखी है। पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुल्लाओं ने, ज़्यादातर उनके औलादे यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और शासन प्रशासन के लोग गाड़ी के अंदर बैठ के वसूली करते हैं, उनको बैठाते हैं, अंदर पैसा लेते हैं, दूर जाके छोड़ देते हैं। इनको शर्म नहीं आती है। मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर से विनती करता हूं और जो बैठे हुए ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं उनसे विनती करता हूं, आप सीसीटीवी कैमरे चेक तो करिए कि गाड़ियों में बैठा रहे हैं, पुलिस का नाम खराब कर रहे हैं, एसीपी डीसीपी का नाम खराब कर रहे हैं, कमिश्नर का नाम खराब कर रहे हैं। जो वफादार नेता हैं, जो वफादार पुलिसकर्मी हैं, जो देशभक्त लोग हैं, उनके ऊपर काला दाग लगा रहे हैं, ये वसूली कर रहे हैं। इनसे वसूली कौन करा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। कौन अधिकारी है, कौन नेता है जो डिपार्टमेंट की गाड़ियों में घूम घूम कर लोगों को बैठा रहे हैं और पैसे लेकर फिर दूर जाके छोड़ रहे हैं। ये पूरा रैकेट इसमें शामिल है शासन प्रशासन का। बड़ी बड़ी गाड़ियां लगा दी गई हैं, ठेले घुस गए अंदर, सब पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुल्ला हैं, उनसे मोटी रकम ली जा रही है क्योंकि यहाँ का स्थानीय नेता इनको पैसा नहीं देगा, वो क्योंकि उतना कमाता नहीं है। और ये गलत लोग पैसा ज़बरदस्ती कमाते हैं, गलत चीज़ बेचते हैं, बड़ा मुनाफा कमाते हैं और मोटी रकम से ये शासन प्रशासन में बैठे हुए गद्दार लोग जो देश का सौदा करते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों की जांच की जाए और जो छोटे स्तर के लोग हैं उन्हें ना पकड़ा जाए, उनको पकड़ के उस आधार पर पहुंचा जाए कि उनसे वसूली कौन करा रहा है। ये बहुत बड़ा रैकेट है। मैं विनती करता हूँ मुंबई हाई कोर्ट से, मैं विनती करता हूँ सीएम देवेंद्र फडणवीस से, मुंबई बचा लीजिए, महाराष्ट्र बचा लीजिए। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने एक माफियाओं का शहर, गुंडों का शहर, मवालियों का शहर, पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुल्लाओं का शहर, यूपी उत्तर प्रदेश जो भर चुका था, संभल बन चुका था, वह ठोक ठोक के उन्होंने इलाज कर दिया और गंदगी साफ कर दी, पाकिस्तानी बांग्लादेशियों की सफाई कर दी। जो गटर के कीड़े थे, औरंगजेब की औलादें थी, उन्हें साफ कर दिया, भगा दिया, दौड़ा दिया, मिटा दिया, पहुंचा दिया। तो क्यों नहीं आप अपने भारत के लिए एक कदम बढ़ाएं, अपने मुंबई के लिए एक कदम बढ़ाएं। एक कदम तो बढ़ा दिए, एक निशान बनेगा, दूसरे कदम में आपका इतिहास रचेगा। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, आपसे लोग उम्मीद करते हैं, आपके अंदर छवि देखते हैं योगी आदित्यनाथ की। आप भी किसी शेर की धार से कम नहीं,
आप एक योद्धा से कम नहीं, लेकिन एक्शन लीजिए, संभाजी महाराज की तरह एक्शन लीजिए और ऐसे मुगलों को, ऐसे पाकिस्तानी गद्दारों को, ऐसे बांग्लादेशी गद्दारों को जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग उन्हें बुला रहे हैं, बैठा रहे हैं और हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें सीधा ठोक दीजिए, तारीख नहीं सीधा फैसला कर दीजिए। फेरी वालों का अड्डा बना दिया है, ड्रग्स माफियाओं का अड्डा बना दिया है, किले मार्शल लूट रहे हैं, पूरे बंबई को बदनाम कर दिया है शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों ने मोटी वसूली के कारण। मैं विनती करता हूँ, महाराष्ट्र की भूमि तपोभूमि है, महाराष्ट्र की भूमि योद्धाओं की भूमि है। इस भूमि का नाम अब आप उज्जवल करिए। इस भूमि को अब आप गुंडे मवालियों से, ड्रग्स माफियाओं से, फेरी वाली माफियाओं से और पानी टैंकर माफियाओं से, जितने भी माफिया चल रहे हैं मुंबई के अंदर, उसकी सबकी सफाई करिए जड़ से। और जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं आप उनको चेक करिए। इसमें आपके लोग, शासन प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, मोटी दलाली खाते हैं और मुंबई महाराष्ट्र को और जनता को लूटते हैं खुलेआम। महाराष्ट्र का नाम मिट्टी में मिलाने वालों को आप फांसी की सजा दीजिए या उड़ा दीजिए, ठोक दीजिए, फैसला कर दीजिए, तारीख नहीं, गंदगी साफ कर दीजिए। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ बार बार उम्मीद करूंगा, देवेंद्र फडणवीस से उम्मीद करूंगा, देश बचा लीजिए, महाराष्ट्र बचा लीजिए, मुंबई बचा लीजिए। और मुंबई हाईकोर्ट से विनती करूंगा कि आपके आदेशों में ताकत है, लेकिन आपके आदेशों का पालन कोई नहीं करता है, तो आप जलवा दिखा दीजिए, एक कदम बढ़ा दीजिए, दूसरा कदम इतिहास रचने के लिए एक कलम चला दीजिए। जय हिंद। मुंबई से रविंद्र जैन फिर आऊँगा नए विषय के साथ। नमस्कार।